जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है आप सब? खैरियत से हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? इज एवरीथिंग ऑल राइट? ओके। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक हैं? आपके एमपीटी की तैयारी, एवरीथिंग इज गोइंग वेल? ओके। चले। आ, उस दिन हमने स्टार्ट किया था जो प्रपोजिशन का टॉपिक, वो जितना पॉसिबल हो सका हमने उस पर बात की। अब वो सारे जो फिक्स प्रपोजिशन थे वो तो आपको पता है कि 2-4 क्लासेस में वो करवाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो अब जो चीज एक और हमने इसमें मजीद ऐड की है, वो मैंने ये ऐड किया है कि जो पिछले 5 साल हैं, जैसे 2018 से 2023 तक के पास्ट पेपर में जितनी भी करेक्शंस आई हुई हैं, एक तो हम उन पे बात कर लें। उसके बाद मैंने आपको उस दिन टॉपिक स्टार्ट करवाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, फिर हमने वो वहीं पे छोड़ दिया। तो कुछ चीजें थी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको बताई थी, कुछ एक दो और चीजें हैं वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन पहले हम ये जो 5 साल के करेक्शंस हैं, एक तो इनको सॉल्व करने से ये होगा कि हमारे जो पिछले चीजें, वो जो हैं वो आपकी एक मतलब एक अब आपके पास मल्टीपल रूल्स आ जाएंगे कि कौन से रूल्स को एग्जामिनर पिछले 5 सालों से जो है ना वो अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट कर रहा है। एक तो आपको वो पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि अगर हम इस टाइम पे, ये जो अभी आपके पास टाइम चल रहा है, इस टाइम पे अगर हम बात करें तो ये जो चीजें हैं आपकी उस पे जा रही, यानी कि कोई एक टॉपिक जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कंजंक्शन है, उसका यूज होता है, उसके बाद प्रपोजिशंस है। तो किसी एक टॉपिक पे अगर हम बात करने लग जाएं तो वो तो बेशक हम उस पर 10 दिन फिर बात करते रहें। तो हम वो चीजें देखेंगे जिसपे एग्जामिनर जो है आपके वो रूल्स और अगेन एंड अगेन जो है वो आपके रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले हम CSS 2018 को देखते हैं कि उसमें एग्जामिनर ने कौन कौन से आपके रूल्स ऐसे हैं जो एग्जामिनर ने रिपीट किया या उसने पूछे हुए हैं। ठीक है। 2018 2018 में आपके पास एक करेक्शन थी, और जो ये थी कि दे ओनली वर्क, ठीक है, व्हेन दे हैव नो मनी। अब आप में से जो अगर अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो जिन्होंने मेरा सेशन पढ़ा है, तो मेरे ख्याल में उनको ये वाली करेक्शन आती होगी। जब हमने एडवर्ब पढ़ा था, तो एडवर्ब में आपने क्या किया था? एडवर्ब में मैंने आपको एक चीज बताई थी, और वो क्या था? वो होता है डैंगलिंग पार्ट। अब डैंगलिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है कि उसमें आपको एक वर्ब होता है, उसकी जो प्लेस है वो चेंज करने की जरूरत होती है। अब यहाँ पे ये जो ओनली है, इसके साथ सारा का सारा मसला है। इसके साथ क्या मसला है? इसका इसकी जो प्लेस है वो आपको सेंटेंस में चेंज करनी है, और आपका जुमला जो है वो सारे का सारा ठीक हो जाना था। अब कैसे? ये इधर आना था, दे वर्क ओनली। ठीक है। ये वाली जो मिस्टेक है ये एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है, और इसको कहते हैं डैंगलिंग। ठीक है। डैंगलिंग क्या होता है? इसमें आपका जो एडवर्ब है, या आपका जो स्ट्रक्चर है, आपके प्रपोजिशन, आपका जो प्रेडिकेट है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, उसकी प्लेस उसने मिसप्लेस करके उसको दिया होता है। मतलब जिस जगह पे उसने आना है उसने नहीं, वो उधर से उसने उसको आगे पीछे किया होता है। तो इसकी अगर हम प्लेस की बात करें तो इसने आना था दे वर्क ओनली। ठीक है, व्हेन दे हैव नो मनी। ये आपकी करेक्शन बिल्कुल ठीक थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। सेकंड, उसने आपसे एक और सेंटेंस पूछा, और वो सेंटेंस ये था, सेकंड पे, दे लेफ्ट द होटल हेयर। ये वाला जुमला, दे लेफ्ट होटल हेयर। ठीक है। दे हैड बीन स्टेइंग इन अ मोटर कार। दे हैड बीन स्टेइंग इन अ मोटर कार। आप लोगों को समझ आई है कि इसमें क्या मिस्टेक है? सबसे पहले आप देखें, उसने कहा दे लेफ्ट द होटल हेयर, दे हैड बीन
स्टेइंग इन अ मोटर कार। ठीक है। जब भी हम किसी प्लेस की बात करते हैं, जब भी आप किसी प्लेस की बात करेंगे, तो आपने ये बात एक याद रखनी है, जब आप किसी प्लेस की बात करेंगे तो आपने कभी भी हेयर प्रोनाउन यूज नहीं करना। हेयर प्रोनाउन यूज नहीं करते आप, इसके लिए वेयर का प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है। इसके लिए एक तो वेयर का प्रोनाउन यूज होता है। तो आपको सबसे पहली मिस्टेक जो है वो इधर ये मिलगी कि यहाँ पे उसने इधर हेयर यूज किया हुआ है, और बात किसकी कर रहा है, होटल की बात कर रहा है। ठीक है। वेयर दे हैड बीन स्टेइंग इन अ मोटर कार, और उसके बाद आगे जो है वो उधर जा रहा है। ठीक है। एक तो पहली मिस्टेक आपको ये मिल गई कि दे लेफ्ट द होटल, इधर आ जाएगा आपके पास ये जो वेयर है, हेयर है, ये वेयर हो जाएगा। इसके बाद दूसरी एक और भी इसमें मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है, वो इसमें डैंगलिंग मॉडिफायर की मिस्टेक है। सेकंड मिस्टेक इसमें क्या है, सेकंड मिस्टेक इसमें है डैंगलिंग मॉडिफायर। डैंगलिंग मॉडिफायर की मिस्टेक इसमें क्या है कि आप ये देखें कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सारा आगे पीछे है। इसका स्ट्रक्चर ठीक क्या होगा, इसका सही स्ट्रक्चर ये होगा कि आप ये देखें ना, अब तो इधर तो ऐसे लग रहा है कि वो मोटर कार में स्ट्रेट कर रहे हैं। तो इसका अगर जो सही स्ट्रक्चर है वो ये है कि ये चीज जो है ये आपका सेंटेंस के शुरू में आएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे इन अ मोटर कार। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे दे लेफ्ट द होटल इन अ मोटर कार, दे लेफ्ट द होटल। ठीक है। और उसके बाद आपका आएगा वेयर दे हैड बीन स्टेइंग, वेयर दे हैड बीन स्टेइंग। तो आपका ये जो सेकंड सेंटेंस था, सबसे पहले आप देखें कि किस चीज की बार बार एग्जामिनर रेपिटेशन कर रहा है, वो है डैंगलिंग। ठीक है। डैंगलिंग मॉडिफायर की वो क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो उसने अब्रप्ट स्ट्रक्चर दिया होता है, इनअप्रोप्रिएट दिया होता है। यू हैव टू मेक इट अप्रोप्रिएट। तो सबसे पहली चीज आपने इसमें देखा, इसमें दो मिस्टेक्स हैं। पहली मिस्टेक डैंगलिंग मॉडिफायर की, और दूसरी मिस्टेक क्या है, उसने हेयर वर्ड यूज किया हुआ है। आप जब भी किसी प्लेस की बात करते हैं तो आप उसके लिए एक तो वेयर यूज करते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि आप इसका ये इन अ मोटर कार, इन अ मोटर कार जो है वो आना है फिक्रे के शुरू में, इन अ मोटर कार। ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे कॉमा इसमें आएगा। एक इसमें तीसरी मिस्टेक क्या है, तीसरी मिस्टेक इसमें प्रपोजिशन, सॉरी, उसमें पंक्चुएशन की मिस्टेक है। आप लिखेंगे इन अ मोटर कार, उसके बाद आप कॉमा लिखेंगे, कॉमा के बाद आप लिखेंगे दे लेफ्ट द होटल। ठीक है। वेयर दे हैड बीन स्टेइंग, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका मसला हल हो गया। समझ आ गई आप सबको इसकी? जी, आप सबको समझ आई है? ये भी आपका 2018 का ही एक करेक्शन आया हुआ था। चलें, गुड हो गया। चले, उसके बाद आपका तीसरा जो जुमला आया था वो आया हुआ था, आई कैन नॉट बाय नो मीन्स, आई कैन नॉट बाय नो मीन्स अलाउ यू टू डू सो। ये देखें, आपका ये जुमला आया हुआ था, आई कैन नॉट बाय नो मीन्स अलाउ यू टू डू सो। अब इसमें आप ये देखें, सबसे पहली चीज ये है, इसमें डबल नेगेटिव यूज हुआ है। डबल नेगेटिव कैसे, कैन नॉट भी यूज हुआ है और नो मीन्स भी यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, डबल नेगेटिव। आपने एक रूल ये याद रखना है कि कभी भी किसी भी जुमले में आपने डबल नेगेटिव का यूज तो अलाउ ही नहीं है। ठीक है। डबल नेगेटिव तो आपने आपने ये याद रखना है कि डबल नेगेटिव इज समथिंग दैट मस्ट बी अवॉइडेड। एक तो आपने डबल नेगेटिव को अवॉइड करना है। अब इधर वो क्या कर रहा है, इधर वो डबल नेगेटिव आई कैन नॉट भी कर रहा है, और उसके बाद बाय नो मीन्स अलाउज यू टू डू सो। दो मतलब नो, दो दफा उसने यूज किया हुआ है। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको ये करेंगे कि सबसे पहले आप इधर इसका, जस्ट वेट, आप इसको अगर सही करें तो आप इसको इस तरह करेंगे, आई कैन नॉट, ठीक है, बाय। अब ये जो नो है इसको आपने चेंज करना है, और वो क्या है, एनी। ये भी मैंने स्टूडेंट्स जो अगर वो क्लास ले रहे हैं तो उनको पता होगा, मैंने उनको एनी जो एडजेक्टिव था, एडवर्ब था, इसका भी मैंने उनको बताया था कि आपने कैसे यूज करना है।
आई कैन नॉट बाय एनी मीन्स, ठीक है, उसके बाद कॉमा, अलाउज यू टू डू सो, ठीक है। ये अब आपका क्या था, ये आपका मसला इसका हल हो गया। मतलब ये कि अब तक आपने 4 से 5 चीजें सीखी। एक चीज आपने ये सीखी, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, फर्स्ट चीज आपने ये सीखी डैंगलिंग पार्ट। आपने डैंगलिंग मॉडिफायर के आपको एग्जामिनर मिस्टेक देता है, ठीक है, आपने उसमें प्लेस चेंज करनी होती है। उसके बाद आपने ये देखा सेकंड पे कि एक और चीज है, और वो ये है कि आपने डबल नेगेटिव जो है उसको अवॉइड करना है। डबल नेगेटिव आप कभी भी किसी भी जुमले में नहीं यूज करेंगे। तीसरी चीज आपने ये सीखी कि आपका जो, जब आप किसी प्लेस की बात करते हैं तो वहां पे आप हेयर यूज नहीं करते, आप वेयर यूज करते हैं। यहाँ तक आपको कोई मसला है? जी। ओके। उसके बाद 4 नंबर पे आपके पास एक करेक्शन आई 2018 में ही। माई फ्रेंड सेट, माई फ्रेंड सेट ही नेवर रिमेम्बर्ड। माई फ्रेंड सेट ही नेवर रिमेम्बर्ड हैविंग रीड अ मोर enjoyable book, having read a more enjoyable book। एक ये जुमला आया हुआ था, माई फ्रेंड said he never remembered having read a more enjoyable book। अब इधर क्या है? इधर सबसे पहली बात तो ये है कि जो नेवर वर्ड होता है, नेवर वर्ड, ये जो नेवर होता है, नेवर कभी भी आप किसी भी जुमले को, नेवर कभी भी आप किसी भी जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए नहीं यूज करते। नॉट यूज्ड टू मेक सेंटेंस नेगेटिव, नेवर जो वर्ड होता है। एक तो आप किसी भी जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए नेवर वर्ड का यूज नहीं करते। तो अगर हम नेवर वर्ड का यूज नहीं करते तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो जुमला है, ये आपको किस चीज का, एक ये रिमेम्बर्ड है, रिमेम्बर्ड आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है कि ये पास्ट टेंस, ऐसे ही है ना? तो अगर ये पास्ट टेंस है तो ये किस में जाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो ये किस में जाएगा? ये, और है भी ये नेगेटिव। तो आप इसको चेंज करेंगे, माई फ्रेंड सेड ही डिड नॉट रिमेम्बर, ठीक है, हैविंग रीड अ मोर enjoyable बुक। आपका इशू यहीं पे खत्म हो गया। नेवर जो है उसको कभी भी किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आप यूज नहीं करते। अगर हमने नेवर को यूज नहीं करना तो आपने देखा कि ये वाला जो आपका जुमला था ये आपका पास्ट इंडेफिनिट था। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट था तो ये आपका डिड नॉट रिमेम्बर में चला जाएगा। माई फ्रेंड सेड ही डिड नॉट रिमेम्बर हैविंग रीड अ मोर एंजॉयबल बुक। समझ आ गई इस बात की? समझ आ गई है? चलें, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट एक आपका जुमला आया था, और वो ये था, गोइंग अप द हिल, गोइंग अप द हिल, ठीक है, एंड ऑल टेम्पल वाज सीन। सम टाइम कुछ जुमले ऐसे आते हैं जो जान निकालने वाले होते हैं। अब ये वाला जुमला ऐसा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, गोइंग अप द हिल एंड ऑल टेम्पल वाज सीन, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो पार्टिसिपल फ्रेज है उसका करेक्ट यूज नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पार्टी, यहाँ पे ये जो पार्टिसिपल आपकी जो फ्रेज है ये वाली, गोइंग अप द हिल,
सबसे पहली बात, ये जो इसको पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं, यहाँ पे ये आपके इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। आपके इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। क्या चीज मिसिंग है यहाँ पे? सब्जेक्ट मिसिंग है। यानी कि देखिए ना, गोइंग अप द हिल, हिल की तरफ जाते हुए कोई तो बंदा था, कोई मतलब वो कोई भी इंसान हो सकता है जिसने क्या किया था, जिसने वो ऑल टेम्पल देखा था। तो किस चीज की कमी है? कमी ये है कि ये जो आपका पार्टिसिपल फ्रेज है ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे कमी किसकी है? वो सब्जेक्ट की है। तो ये ठीक कैसे होगा? ये ठीक इस तरह से होगा कि गोइंग अप द हिल, ठीक है, उसके बाद कॉमा कॉमा ही रहेगा। ही सा एन ओल्ड टेम्पल, ही सा एन ओल्ड टेम्पल। समझ आई इस बात की? नहीं नहीं, ये आपका डायरेक्ट स्पीच में नहीं है। देखिए यहाँ पे जो आपका पार्टिसिपल फ्रेज है वो है गोइंग अप द हिल, ठीक है। तो पार्टिसिपल फ्रेज जो है वो आपके सब्जेक्ट जो है उसको मॉडिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर वाइल गोइंग अप द हिल करेंगे तो एन ऑल टेम्पल वाज सीन, जो मुबशरा हुसैन, तो अगर आप उसकी बात करेंगे जो होता है ना वाइल, ये आप इसका एक जो है वो एक ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। तो ये तो एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात है। फिर तो आप वेन यूज करें, वाइल तो होगा ही नहीं। वो नहीं होगा। एन ऑल टेम्पल वाज सीन बाय हिम। तो यहाँ पे पार्टिसिपल आपने इसको पैसिव वॉइस में लेके ही क्यों जाना है? अब एक और चीज आपने याद रखनी है, जहाँ पे सब्जेक्ट जो होते हैं ना, जो ही और शी का आप कह रहे हैं, जहाँ पे किसी भी चीज जो जेंडर है वो आइडेंटिफाई नहीं होती, वहां हमेशा ही ज्यादा यूज किया जाता है शी की निस्बत, जब जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होती। समझ आ गई है? नेक्स्ट एक और आपका सेंटेंस आया था, और वो ये था, आई वाज रेदर इम्प्रेस्ड, आई वॉज रेदर इम्प्रेस्ड, ठीक है, बाय द मैनर ऑफ द ओरेटर, बाय मैनर ऑफ द ओरेटर, ठीक है, देन बाय हिज मैटर। ये जुमला आया था, आई वॉज रेदर इम्प्रेस्ड बाय द मैनर ऑफ द ओरेटर देन बाय हिज मैटर। यहाँ पे एक चीज तो आप ये देख लें कि यहाँ पे एक तो रेदर का यूज हुआ है और दूसरा देन का यूज हुआ है। ये चीज आपने देखी। इसमें बाकी चीज क्या है? और चीज इसमें क्या मिस्टेक होगी? अगर आप में से कोई मतलब जो मेरा क्लास का अगर कोई स्टूडेंट ले रहा है यहाँ पे, तो वो मुझे बताएगा कि इसमें मिस्टेक क्या है, यहाँ पे क्या मिस्टेक है। ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। देखें, इसमें सबसे पहली बात तो ये आपने ये बात याद रखनी है, और वो ये है कि जो आपका कंजंक्शन होता है ना, अब रेदर जो है या फिर देन है, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके कंजंक्शन है, ऐसे ही है ना। जो आपका कंजंक्शन है सबसे ज्यादा ये फेथफुल एक टॉपिक है। अब फेथफुल का मतलब ये नहीं है कि ये मतलब फेथफुल का मतलब ये है कि इसमें अगर एक चीज के बाद क्या आ रहा है, एक चीज के बाद नाउन आ रहा है, तो इसका मतलब है, यानी कि ये जो रेदर है इसके बाद इम्प्रेस्ड आया है, इम्प्रेस्ड। अब ये क्या आया? ये वर्ब आया। इसका मतलब है अगर ये इधर वर्ब आया है ना, तो ये जरूरी है कि ये जो देन है इसके फौरन बाद भी वर्ब आए, ठीक है। अगर वहां पे नाउन आ रहा था ना, तो ये जरूरी था कि इधर भी नाउन आता। अगर वहां पे कोई फ्रेज थी तो ये जरूरी था कि इधर भी कोई फ्रेज आए। तो सबसे पहले ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेता है, ठीक है। कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेथफुल टॉपिक, ठीक है।
ये अपने साथ हमेशा, इसमें जो मिस्टेक होती है वो किसी फ्रेज की मिस्टेक दे सकता है, वो किसी क्लॉज की मिस्टेक दे सकता है, वो किसी पार्ट ऑफ स्पीच की मिस्टेक दे सकता है, या फिर कंजंक्शन को वैसे उनके कॉम्बिनेशन की मिस्टेक दे सकता है। तो आपने यहाँ पे ये देखें कि उधर इम्प्रेस्ड आया है और इधर क्या आया है, इधर बाय हिज मैटर आया है। एक तो आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि यहाँ पे उनकी जो फेथफुलनेस है ना, इसने उसके साथ जो है ना वो जो किया हुआ है, एक खिलवाड़ किया हुआ है। उसके बाद अगली चीज आप ये देखें कि इसमें डैंगलिंग मिस्टेक इसमें भी है, इसमें डैंगलिंग मिस्टेक है। अब आप इसको ठीक कैसे करेंगे? आप इसको ठीक इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे बाय हिज मैटर, ये जो बाय हिज मैटर है और ये जो बाय द मैनर है, ये दोनों सिमिलर है ना? मैनर और मैटर, बाय द मैनर और बाय हिज मैटर, ये दोनों सिमिलर हैं। डू यू एग्री? तो आप क्या करेंगे, आप पोजीशन चेंज करें। आप इसकी पोजीशन कैसे चेंज करेंगे? आप इस तरह इसे कहेंगे, आई वाज इम्प्रेस्ड, आई वाज इम्प्रेस्ड। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप करेंगे रेदर बाय द मैनर ऑफ द ओरेटर। ठीक है। और देन बाय हिज मैटर, ये आपका सही हो जाना था। अब आप ये देखें, यहाँ पे बाय के बाद क्या है? रेदर के बाद है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और इधर भी आप देखें, देन के बाद प्रेपोजिशन है बाय और उसका ऑब्जेक्ट है। समझ आइए इस बात की? रेदर की पोजीशन चेंज नहीं करनी। अब इधर मैंने प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट सेम करके मैंने एक तो इसमें डैंगलिंग मिस्टेक को जो है वो फॉर्मूला वो अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने उनका फेथफुलनेस का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए उन दोनों को सेम कर दिया, और वो ठीक हो गया आपका। इसी तरह से इधर एक और चीज, इसी कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपके पेपर में वो भी आ सकती है। अगर इधर वर्ड है ना, इधर, इधर आपको पता है कंजंक्शन है, इधर कंजंक्शन के साथ अगर एग्जामिनर आपसे कोई और कंजंक्शन मांग रहा है, मतलब उस सेंटेंस की डिमांड है, तो वो और आएगा। ठीक हो गया? वो और आएगा, और के अलावा इधर के साथ कोई और नहीं आ सकता। सेम इज द केस विद नीदर। नीदर के साथ अगर कोई और कंजंक्शन आएगा तो वो नॉर आएगा, नॉर के अलावा कोई और नहीं आ सकता। अब जरूरी नहीं है कि वहां पे इधर और आपने देखा और आपने अगर और की जरूरत थी ही नहीं तो आपने अननेसेसरी और पुट कर दिया। अगर इधर के साथ कोई कंजंक्शन आएगा तो और आएगा, नीदर के साथ कोई कंजंक्शन आएगा तो नॉर आएगा। इसी तरह नॉट ओनली के साथ अगर कोई कंजंक्शन आएगा तो वो बट ऑल्सो आएगा। एक तो आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि वो ये है कि जिस तरह आप एक वो चीज करते हैं, जो आप जैसे फॉर एग्जांपल, क्या बात मैं आपको, आई फॉरगेट, चले अगर मुझे याद आती है तो एक और भी मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज इसी से रिलेटेड बताने लगी थी, बट अब मेरे माइंड से स्किप हो गया। ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन लिखा है तो उसका क्वेश्चन देख के वो बात मेरे माइंड से स्किप हो गई। अच्छा, मुझे याद आ गई, सॉरी। आपने एक और बात ये याद रखनी है कि जो ईदर और नीदर होता है ना, वो आपने, एक और चीज ये कि ये जो ईदर और नीदर है ये दो के कंपैरिजन के लिए होता है। लेकिन जहां ही दो से ज्यादा की बात आ जाएगी ना, दो के दरमियान जब आपके पास जो चॉइस है तो आप इनका यूज करेंगे, लेकिन जहाँ ही तीन की बात आ जाएगी फिर आप नन का यूज करेंगे, वहां पे आपने फिर इनका यूज नहीं करना। अगर नीदर है तो नन आएगा। ठीक है। अच्छा, एक ये चीज भी आप लोगों ने याद रखनी थी, यही साथ मुझे बात याद आई। चलिए, उसके बाद अगला एक और आया है और वो ये है, बट एन फुल वेदर। सिमेट्री निशान। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो वेदर है, ये क्या है? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसमें किस चीज की मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक ये है, और वो है आर्टिकल की। यहाँ पे आर्टिकल की मिस्टेक थी। ठीक है। आपने इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना था, ये सिंपल इसको आप खत्म कर दें, व्हाट ऑफ वेदर, और बस ये आपका ठीक। इसमें आर्टिकल की मिस्टेक। ठीक है। नहीं नहीं, ऑसम भी कर लें वो।
वर्ड्स की तो बहुत कम होता है कि उसने गलत वर्ड यूज किया होता है, फिर आपको वो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी थी। अब आप ये देखें कि 2018 की जो आपकी करेक्शन थी, उसमें से आपने कितने रूल्स जो हैं वो सीखे हैं। उसके बाद आ जाए 2019 की करेक्शन। जी नहीं लगता। उसके बाद आपकी एक और करेक्शन थी, और वो ये था कि ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, यहाँ पे पहला ये 2019 का है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो इंजॉय है, इंजॉय वर्ब कौन सी है? ट्रांसेटिव है या इंट्रांसेटिव वर्ब है? ओके, ये वर्ब कौन सी है? कंसेप्ट पे जाएं। इंजॉय आपकी वर्ब कौन सी है? कौन सी वर्ब्स ऐसी हैं जो, जी, तो ये अपने फौरन बाद क्या चीज लेगा? इसके फौरन बाद कोई ना कोई एक आपने, इंजॉय जो वर्ड है ना, ये ऑलवेज अपने बाद जो चीज लेता है वो क्या है? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? ही इंजॉय हिमसेल्फ, ठीक है। ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज। इंजॉय वर्ड अपने बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। एक ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद ये देखें, जो उस दिन मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन अब ये मैं नहीं करवाऊंगी, यहाँ पे मेरे कोई चंद एक स्टूडेंट्स हैं क्लास में, अब वो ये वाला बताएंगे। ये हमने सब्जेक्ट वर्ड वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसमें मैंने ये चीज करवाई थी, और आई थिंक सो आप लोगों को भी करवाई है। नन ऑफ द बॉयज हैड लर्नड देयर lesson. Where is the mistake? None of the boys had learned their lessons. यहाँ पे जो मिस्टेक है वो मिस्टेक ये है, मैंने आपको अभी ये बात मैंने जब आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी। मैंने कहा था वन वर्ड और बॉडी वर्ड, ये जिसके साथ भी लग जाए। अब आपने ये बात याद रखनी है, वन वर्ड या बॉडी वर्ड जिसके साथ भी लग जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये अपने साथ जो वर्ब है वो क्या लेगा? वो वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। वन और बॉडी जिसके साथ भी लग जाए वो क्या होता है? वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, नन, इसके साथ वन लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से समवन, ठीक है। एवरीबॉडी, नो वन। आप ये देखें, इससे आपके और भी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नन, एवरीबॉडी, एवरीवन, ठीक है, नो वन। इस तरह आप और वर्ड्स बनाते जाएं, वन और बॉडी जिसके साथ भी लग जाए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब इधर आप देखें, उसने लिखा नन ऑफ द बॉयज हैड लर्न देयर लेसन। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बॉयज देखना है और उसने कहना हाँ जी, ये लर्न उसने बॉयज को देखते हुए लगाया, और इट इज करेक्ट। यहाँ पे ये जो ऑफ है ना, ऑफ, ये है preposition। और preposition के बाद जो भी चीज होती है वो preposition का ऑब्जेक्ट होता है, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पे ये जो बॉयज हैं, ये इस preposition का क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। आपका सब्जेक्ट है नन, और नन क्या है? ये सिंगुलर है। तो हैड लर्नड देयर लेसन नहीं होगा, हैड लर्नड हिज लेसन। समझ आई इस बात की? समझ आई है सबको? चलो, एक ये चीज भी आपने याद रखनी है, आपका एक ये भी कंसेप्ट हो गया। उसके बाद अगला ये है कि आपके पेपर में एक तीसरा एक ऐसा आया हुआ था, ही इज अब्यूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर। ही इज अब्यूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर। सबसे पहली बात ये आपने याद रखनी है कि जो अब्यूजिंग वर्ड है, अब्यूजिंग वर्ड, मनी के साथ आप कभी भी इस वर्ड का यूज करते ही नहीं है।
मनी को या तो आप वेस्ट करते हैं या फिर स्पेंड करते हैं। ये जो मनी वर्ड है, इसके साथ आपके दो वर्ड ही आ सकते हैं, या तो आप मनी वेस्ट करते हैं या फिर आप मनी को स्पेंड करते हैं। ऐसे ही है ना। मनी को आप अब्यूज तो नहीं करते। तो यहाँ पे आप अब्यूजिंग की जगह पे जो वर्ड लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि वेस्टिंग। अब्यूजिंग की जगह पे आप वर्ड यूज करेंगे वेस्टिंग। ही इज वेस्टिंग द मनी ऑफ हिज फादर। यहाँ पे उसने जो वर्ड है उसकी सिलेक्शन की जो मिस्टेक है वो गलत लिखी हुई है, ठीक है। मिस यूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर भी हो सकता है, हो सकता है मिस यूजिंग भी हो सकता है, ठीक है। अब्यूजिंग नहीं हो। समझ आ गई इस बात की? चले नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट आपका जो 4 नंबर पे आपसे पूछा गया वो था आई रिग्रेट। आई रिग्रेट एट द डिले। ये जो डिले वर्ड है, आई रिग्रेट एट द डिले, सबसे पहली बात तो आपने याद रखनी है और वो ये है कि ये जो रिग्रेट होता है ना, रिग्रेट, रिग्रेट वर्ड जो होता है ये है जीरो प्रेपोजिशन। जीरो प्रेपोजिशन। अब जीरो प्रेपोजिशन कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आस्क्ड वर्ड होता है। जीरो प्रेपोजिशन से मुझे कुछ वर्ड याद आए वो लिख लीजिएगा आप साथ। जैसे आस्क्ड वर्ड होता है, सेड वर्ड होता है, टोल्ड वर्ड होता है। ये जो वर्ड्स है ना, ये सारे जीरो प्रेपोजिशन है। जीरो प्रेपोजिशन का मतलब ये है कि ये अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेते। एक तो रिग्रेट जीरो प्रेपोजिशन है। उसके बाद ये आपकी वर्ब कौन सी है? रिग्रेट आपकी वर्ब कौन सी है? रिग्रेट कौन सी वर्ब है? रिग्रेट जो है ये कौन सा वर्ब है आपका? एग्जैक्टली ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ क्या चीज आएगी? इसके फौरन बाद ऑब्जेक्ट आना। एक तो ये जीरो प्रेपोजिशन है, यहाँ पे उसने एट लगाया हुआ है। एट अगर लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिले है ये एट का ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं। यहाँ सिंपल सी बात थी, इसको आपने खत्म कर देना था। आई रिग्रेट द डिले, ये ठीक हो। रिग्रेट आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है और ये जीरो प्रेपोजिशन इसके साथ प्रेपोजिशन यूज। समझ आ गई? आई रिग्रेट द डिले। समझ आ गई? चलें अगले पे आ जाए। आपके पेपर में एक और आया था और वो था आई वुड नॉट हेल्प बट लव। अब आप ये देखें, इट इज ट्रिकी वन। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज आप देखें यहाँ पे कुड, हेल्प और लव। ये क्या है? ये तीनों आपके पास क्या है? ये आपके पास तीनों वर्ब्स हैं। ऐसे ही है। अगर ये तीनों वर्ब्स हैं, आई कुड नॉट हेल्प बट लव, तो वेयर इज ऑब्जेक्ट? ये तो दो और तीन जो है वो वर्ब्स है ना, यहाँ पे ये जो लाफ है फिर ये जुमले का ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। तो आपने इसको जुमले का ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर आपने इसको जुमले का ऑब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले, और आपको ये बात पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। या तो नाउन या प्रोनाउन आपके जुमले का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आई कुड नॉट हेल्प, ये आपने सारा लिखा और यहाँ पे आपने बट भी लिख लिया, लेकिन ये तो ना नाउन है ना प्रोनाउन है। तो आपको पता है कि ये जो वर्ब होती है इसको आप नाउन कैसे बना सकते हैं? आप इसको जेरेंड में अगर चेंज करते हैं, जेरेंड जो होता है लाफिंग, तो आप इसको क्या देते हैं? आई कुड नॉट हेल्प बट लाफिंग। आई कुड नॉट हेल्प, और ये जो बट है, सॉरी, ये बट आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस बट का कोई काम ही नहीं है। ये बट आपका खत्म हो जाएगा और आप इसको जुमले का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आप लिखेंगे आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और ये आपका ठीक हो जाएगा। समझ आइए इस बात की? ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आया वो ये था, नहीं कॉमा क्यों आएगा भाई? कॉमा तो सिंपल एक सेंटेंस है, उसमें कॉमा तो नहीं आएगा। चलिए,
छठे नंबर पे एक और आया था और वो था आई ऑलवेज। ठीक है, आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज, आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज shall be your friend. आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज shall be your friend। आप ये देखें कि इसमें ये जो हैव है, ये ये भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और ये जो शेल है ये भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो आप एक चीज ये देखें कि ये जो हैव है, इसके इसके बाद आपको किसी चीज की कमी फील हो रही है? दो तो ऑक्सिलरी वर्ब्स तो हैं, और यहाँ पे ये जो शेल है, अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसके बाद मेन वर्ब भी है। बी बी जो है उन्होंने क्या किया है, ये एज अ मेन वर्ब है। लेकिन ये जो हैव है, इसके बाद आपको किसी चीज की कमी फील हो रही है? इसके बाद आपको किसी चीज की कमी फील हो रही है? कि आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज शैल बी योर फ्रेंड। आई ऑलवेज हैव जो है इसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, और शैल भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन ये जो है शैल है, इसके बाद मेन वर्ब है। लेकिन ये जो हैव है, इसके बाद मेन वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेन वर्ब की कमी है। तो अगर मेन वर्ब की कमी है तो मैं इधर ये लगा दूं, आई ऑलवेज हैव बीन। यहाँ पे अगर मैं बीन लगा दूं, यहाँ पे तो मैंने बी लगाया ना मेन वर्ब, तो यहाँ पे मेरा मेन वर्ब बीन आ जाएगा। तो मैं कहूँ आई ऑलवेज हैव बीन, ठीक है, एंड शेल बी योर फ्रेंड। समझ आइए इस बात की? समझ आइए। चलें, गुड। नेक्स्ट पे आ जाए। एक और आया था और वो ये था, ये आप लोग जरा चेंज करके भेजें। आई वॉज आउट वॉकिंग इन द गार्डन, वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक है, उसके बाद कॉमा, व्हेन आई सा द न्यू मून। ये अभी मैंने क्लास में जब बात की थी, तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी, ये भी आपको याद होगा, इसलिए मैंने लिखा ये आप करें, ये आप लोग यूज करें। आई वॉज आउट वॉकिंग इन द गार्डन, कॉमा, उसके बाद देन आई saw द न्यू मून। चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके अंदर, इसमें दो से तीन चीजें हैं। एक तो आपका मिसप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मिसप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। उसके बाद डैंगलिंग एरर जिसको हम कहते हैं वो है। इसके अलावा एक और इसमें कंजंक्शन की एरर है। जरा आप लोग मुझे बताएं कि ये कैसे ठीक हो। आई saw the new moon, I saw new moon while I was walking in the garden। देखें, ये इसमें, इसको आप चेंज कैसे करेंगे? इसको आप चेंज ये करेंगे, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि ये जो वेन होता है ना, वेन, वेन का यूज आप तब करते हैं जब आप किसी एक स्पेसिफिक जो पॉइंट होता है ना उसकी बात करते हैं, तब हम वेन की, और ये छोटा सा एक जो चीज है वो होती है। एक, मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो पॉज होता है या एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, ये जस्ट फॉर सेकेंड्स होता है। ठीक है, तो आपने एक तो बात ये कि जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं ना, ड्यूरेशन की आप बात करते हैं, तब आप वाइल का यूज करते हैं, आप व्हेन का यूज नहीं करते। तो ये आपका इस तरह से ठीक होगा कि वाइल आई वाज वॉकिंग आउट इन द गार्डन, यहाँ पे वाइल आई वाज वॉकिंग आउट इन द गार्डन, यहाँ पे आपका कॉमा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, आई सा द न्यू मून, और ये अब आपका जुमला ठीक। ठीक है, यहाँ पे कॉमा क्यों आया? कॉमा इस वजह से आपने लगाना है क्योंकि एक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरी आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
ठीक है, एक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरी आपकी क्या है, आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट्स वाई आपको यहाँ पे कॉमा है वो भी लगाना है। ठीक है, समझ आइए इस बात की आपको कि इसमें एक तो आपकी ये एरर थी और दूसरी ये। सादिया आपका गलत है, व्हेन नहीं आएगा। व्हेन मैंने आपको कहा ये एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए होता है। ठीक है, वाइल जो होता है वो क्या होता है, वो आप ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो आई वॉज वॉकिंग आउट इन द गार्डन वाइल आई साद, नहीं ये गलत है आपका भाई। वाइल आपका, वाइल आई वॉज वॉकिंग आउट इन द गार्डन आई सॉ द न्यू मून, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गई? ये किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? चले, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएं CSS 2020 पे। 2020, 2020 में आपके पास जो सबसे पहला एक जुमला आया, सेंटेंस आया, वो आपके पास था आई वन हिम इन दी रेस। ये जुमला आया, आई वन हिम इन द रेस। सबसे पहले मुझे ये बात बताएं कि ये जो वन वर्ड है, विन करना जो होता है, ये आपकी कौन सी वर्ब है, ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव है? ये कौन सी वर्ब है आपकी? इंट्रांसिटिव है, ओके। तो जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है उसका क्या होता है? माई सेल्फ आएगा। ठीक है, और क्या आएगा? और क्या आएगा? जी, कोई और बच्चा जो पार्टिसिपेट करना चाहे? ओके, देखें इसको आप, एक चीज है, इधर आप दो तरह से आप इसको चेंज कर सकते, दो तरह से आप इसको चेंज कर सकते थे। यहाँ पे ये जो वन है, आप इसको वन ओवर भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको वर्ब को चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको बीट भी कर सकते हैं, आई बीट हिम इन द रेस। लेकिन ये जो बीट है ना, ये जो वर्ड है, मतलब वो इतना चेंज करना इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं था कि अगर हम उसका वर्ब भी चेंज कर दें तो आप वन ओवर करेंगे, आई वन ओवर हिम इन द रेस। ठीक है, समझ आइए? अगेंस्ट हिम इन द रेस, नहीं। ठीक है, चलें दूसरे पे आ जाए। अभी ये जो दूसरा है, इसमें मैंने आपको इससे रिलेटेड दो तीन बातें बतानी है। देखें, अनलेस, अनलेस यू डोंट ट्राई। ठीक है, उसके बाद था यू विल नेवर सक्सीड। अनलेस यू डोंट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। सबसे पहली बात तो आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ पे नोट लिख लें अपने मार्कर लेके, रेड कलर की नोट लिखें। और वो ये कि अनटिल वर्ड जो होता है, अनटिल या अनलेस, अनलेस, ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ कभी भी नेगेटिव नहीं लेते। ठीक है, मैंने आपको पहली बात एक शुरू में बताई थी कि टू नेगेटिव इज समथिंग दैट मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, अनलेस और एंटिल होता है ना, ये दोनों ऑलरेडी एक तो नेगेटिव है, ये अपने साथ नेगेटिव नहीं लेते। नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये अपने साथ नो, नॉट, ये नहीं लेते। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट, अनलेस यू डोंट ट्राई। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या आई, मिस्टेक ये आई कि ये जो चीज है इसको आपने चेंज करना है, और किसमें चेंज करना, आपने लिखना है अनलेस, अनलेस यू ट्राई। गलती ठीक होगी, और अगले में आपकी कोई गलती है ही नहीं, यू विल नेवर सक्सीड। अब इससे रिलेटेड मैंने आपको एक दो बातें और बताई, वो ये हैं आपके कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें इफ क्लॉज आती है, ठीक है, अनलेस आता है,
ये सारी चीजें, ये आपके कंडीशनल क्लॉज वाले सेंटेंस, जिसमें दो आपकी कंडीशन वाले जो सेंटेंस। आपने एक बात ये याद रखनी है, सबसे पहली बात तो ये कि जब आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, यानी कि एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर, तो आपने एक बात याद रखनी है, जो आपकी कंडीशन वर्ड वाली क्लॉज होती है, कंडीशन वर्ड वाली क्लॉज, यहाँ पे अनलेस जो है, ठीक है, अनटिल जो है, इफ जो है, ये सारे वर्ड्स क्या है, ये आपके कंडीशनल वर्ड हैं। जो कंडीशनल वर्ड वाली क्लॉज होती है वो आपकी किस में जाती है, वो आपकी जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। और जो दूसरी क्लॉज है वो आपकी जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट में। समझ आ गई इस बात की आपको? समझ आई है इस बात की? ठीक है, चलिए। इससे रिलेटेड कोई ना कोई आपका जुमला आया ही होगा। उसके बाद आ जाएं, व्हाट कंट्री, तीसरा। ही बिलोंग्स टू। सबसे पहली बात तो ये देखें, सबसे पहली बात कि मैंने जो स्टूडेंट्स हैं या आप सबको एक बात पता होनी चाहिए कि जो डब्ल्यू एच फैमिली वाले जुमले होते हैं ना, डब्ल्यू एच फैमिली वाले, ठीक है, जब डब्ल्यू एच फैमिली में आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो ये अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन ये होता है कि जो डब्ल्यू एच फैमिली है उसके फौरन बाद, डब्ल्यू एच फैमिली जो आपका सब्जेक्ट है उसके फौरन बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, इधर आपका जो व्हाट कंट्री है, इसके बाद आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है? व्हाट कंट्री के बाद आपको कोई हेल्पिंग नजर आ रहा है? नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि जो व्हाट कंट्री है ये नहीं होता। सबसे पहली बात आपने ये लिखना है कि जो व्हाट कंट्री है ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा विच कंट्री। व्हाट नहीं होता, विच। उसके बाद अगली मिस्टेक ये कि डब्ल्यू एच फैमिली हमेशा अपने साथ इन्वर्जन लेती है। अगर इन्वर्जन लेती है तो यहाँ पे ही बिलोंग्स, बिलोंग्स आपने, इसने आपको किस चीज का इंडिकेटर दिया? ये इंडिकेटर दिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा डज। ठीक है, डज। उसके बाद ही आ जाएगा। अगर डज है तो बहुत सारे बच्चे उधर बार बार लिख के भेज रहे हैं बिलोंग्स, फिर बिलोंग्स नहीं होगा क्योंकि आपका एस जो है वो ऑलरेडी इधर आ चुका है। तो यहाँ पे आपका आएगा विच कंट्री डज ही बिलोंग टू। ये आपका ठीक आंसर होगा। समझ आ गई? समझ आ गई है भाई? चलो, गुड हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एक और जुमला है, और इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपने समझना है। एक जुमला आया था आपका पेपर में, और वो था द न्यू सेशन, द न्यू सेशन commences, commences from February 1st, 2020। यहाँ पे आपने एक नोट लिखना है, और वो नोट ये है, आपने रेड पेंसिल के साथ इधर एक नोट लिख लें, और वो ये है कि ये जो कमेंस वर्ड है, यहाँ पे प्रेपोजिशन की एरर है। ये जो कमेंस वर्ड है ना, ये अपने साथ दो प्रेपोजिशन लेता है। एक तो ये अपने साथ लेता है फ्रॉम, और दूसरा ये अपने साथ लेता है ऑन। अब अगला सवाल है कि इसने फ्रॉम कब लेना है और ऑन कब लेना है। कमेंस वर्ड अपने साथ दो प्रपोजिशन लेता है, एक फ्रॉम और एक ऑन। फ्रॉम ये अपने साथ कब लेता है? फ्रॉम ये अपने साथ तब लेता है जब आप किसी एग्जैक्ट डे की बात करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डे की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद या आप एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जैक्ट मंथ की बात करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डे, सॉरी, स्टार्टिंग डे, एग्जैक्ट नहीं, स्टार्टिंग।
जब आप किसी भी स्टार्टिंग डे की बात करते हैं, स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं, स्टार्टिंग मंथ की बात करते हैं, तो आप इसके साथ फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई एग्जैक्ट डे नहीं होता, तो आप इसके साथ क्या लगाते हैं, फ्रॉम। लेकिन ऑन कब लगाते हैं, ऑन आप तब लगाते हैं जब आप एग्जैक्ट डेट, डे, मंथ या फिर ईयर की बात करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो इधर इसने फ्रॉम यूज किया हुआ है, इधर जो फ्रॉम यूज किया है, इसका यूज ठीक है। 1 फरवरी क्या है, 1 फरवरी एग्जैक्ट डे है। तो अगर एग्जैक्ट डे है तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ एक ऑन आपने लगाना था और इससे आपका पूरा जुमला ठीक हो जाना था, एक नंबर आपको मिल जाना था। ये बात आप साइड पे लिख लें। जो कमेंट्स वर्ड होता है ये अपने साथ दो preposition लेता है, एक अपने साथ फ्रॉम लेता है और दूसरा अपने साथ ऑन लेता है। फ्रॉम आप इसके साथ तब यूज करते हैं जब आप किसी स्टार्टिंग टाइम की बात करते हैं, किसी एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट मंथ की बात नहीं करते, तब आप इसके साथ फ्रॉम लगाते हैं। लेकिन जब आप एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट मंथ या किसी एग्जैक्ट ईयर की बात करते हैं, तो तब आप उसके साथ ऑन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं आना था, यहाँ पे ऑन आना था। समझ आ गई है? जी रिपीट होते हैं। जब रूल्स आप इतने सीख लेते हैं तो फिर अगर सेम चीज नहीं भी रिपीट हो रही, थोड़ा सा उसने आगे पीछे करके भी दिया है तो आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद अगला आया ही सेड दैट आई एम प्लेइंग चेस। अब ये आप लोग करेंगे, ये सिंपल आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। सिंपल आपने इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो इसको चेंज करें। ही सेड दैट आई एम प्लेइंग चेस। सिंपल है, जल्दी जल्दी करें जरा चैट बॉक्स में। ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग चेस। ओके, ओके, ठीक है, ये सिंपल था। चलें, ये था आपका 5 नंबर पे। 6 नंबर पे आपके पास आया था ही रॉट विथ इंक। अब ये जो था ना, एक बात आपने याद रखना है, अगर आपको पेन की बात आ जाए, पेंसिल की बात आ जाए, ठीक है, उधर क्या होता है, ये जो पेन होता है या पेंसिल होता है, इनका एक फिजिकल टच होता है। इनका क्या होता है, इनका फिजिकल टच होता है। अगर इनका फिजिकल टच होता है ना तो इनके साथ आप विद यूज करते हैं। ठीक है, आई रोट विद पेन, आई रोट विद पेंसिल। लेकिन ये जो इंक होती है ना, इंक का कोई फिजिकल टच नहीं होता, इसके साथ हमेशा इन यूज होता है। ही रोट इन इंक। समझ आई इस बात की? बाय पेन नहीं होगा, ही रोट इन इंक होता है। ठीक है, और ही रोट विद पेंसिल होता है, बाय पेंसिल नहीं होता। उनका एक फिजिकल टच होता है, और जिनका फिजिकल टच होता है, पेन का भी पेंसिल का भी, उनके साथ आप विद यूज कर लेते हैं। लेकिन ये जो इंक है इसके साथ आप इन यूज करते हैं, ही रोट इन इंक। समझ आ गई? चले, अगला आ जाए। अगला आपके पास जो सेंटेंस आया था 4th नंबर पे, सॉरी 7th पे, वो आया था व्हेन ही रीचेस टू मैनहुड। व्हेन ही रीचेस टू मैनहुड, ठीक है, ही विल विजिट टू इंग्लैंड। ये बहुत ही आसान था, अगर आप लोग इसको करें, इसको आप लोग करें। अडल्टहुड वो इसका कोई नहीं। सबसे पहली बात, रीच और विजिट, ये दोनों आपकी इंटेरोगेटिव वर्ब है।
रीच और विजिट को इंटेरोगेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जब इंटेरोगेटिव है तो पहली चीज तो ये है कि ये अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेती। पहली, ये अपने साथ क्या करती हैं, ये दोनों अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेती, तो पहली बात ये कि इसमें गलती ही प्रपोजिशन की थी। व्हेन ही रीचेस मैनहुड ही विल विजिट इंग्लैंड। विजिट टू इंग्लैंड नहीं होगा। आई विल विजिट योर प्लेस, आई विल विजिट लाइब्रेरी, आई विल विजिट यूनिवर्सिटी। ये जो रीच और विजिट है, ये दोनों क्या होती हैं, ये आपकी इंटेरोगेटिव वर्ब्स भी होती हैं। ये दोनों अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेती। तो इसमें प्रपोजिशन की गलती थी, दोनों के साथ उन्होंने प्रपोजिशन यूज किया हुआ था, आपने वो खत्म कर देना था, व्हेन ही रीचेस मैनहुड ही विल विजिट इंग्लैंड। ठीक है, फिर आपका ठीक हो जाना। चलो, उसके बाद 8 नंबर पे आपका आया था, प्लीज सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस। प्लीज सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस। ऑन माई एड्रेस नहीं होता, टू माई एड्रेस होता है। यहाँ पे भी preposition की गलती थी। प्लीज सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस, और वो आपका ठीक हो जाना। यहाँ पे भी preposition की गलती थी। एट नहीं होता, टू होता है। टू माई एड्रेस होता है। ये थी आपकी 2019 की prepositions थी, ये आपकी जो भी हमने की 20 की। ये एरिया किसी बुक से तो क्लियर इस तरह से रन मार्टिन को फॉलो करें, और जी बिग बुक में भी आपके करेक्शन होंगी, वहां से आप प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा आप लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ग्रामर पे काम करें, तो वो आपकी चीजें फिर खुद ब खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएंगी। किसी अच्छे टीचर से ग्रामर पढ़ लें अगर आपको लगता है कि ये आपके करेक्शन के मसले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, उसके इर्द गिर्द आपकी सारी चीजें जो है वो स्टार्ट होती, जी 29 से स्टार्ट हो रहा है, उसकी क्लास है 29। तो आप, ये जो सारी गेम है, ये सारी गेम आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी अच्छे बंदे से सीख लें तो आपको करेक्शन में मसला नहीं आएगा। जी। उसके बाद 2021 पे आ जाए। 21। 2021 में एक आपके पास करेक्शन आई थी, और वो थी दे वर लाइंग इन द सन। आप ये बताएंगे इसमें मिस्टेक क्या है? LIEING, इसमें मिस्टेक क्या है? वेयर इज द मिस्टेक? क्यों, व्हाट इज द डिफरेंस? इसका डिफरेंस क्या है? देखें, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक चीज होती है टू ले, टू ले, ठीक है। एक चीज होती है टू लाई, और एक चीज होती है टू लाई डाउन। ये हैं तीन चीजें। ये हैं तीन चीजें। सबसे पहला है टू ले, सेकंड है टू लाई, और तीसरा है टू लाई डाउन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? देयर इज अ माइनर डिफरेंस, आपने डिफरेंस सीखना है। ये जो ले होता है ना, ले का मतलब होता है रख देना, किसी चीज को रख देना। लाए जो होता है ना, लाए, टू लाए, लाए का मतलब होता है पड़े होना, किसी चीज का पड़े होना। ठीक है, किसी सरफेस पे किसी चीज का पड़े होना लाए होता है। और लाए डॉन जो होता है ना, लाए डॉन होता है लेटे होने की सेंस।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है। ले, लाए और लाई डाउन। ले का मतलब क्या होता है? ले का मतलब होता है रख देना। लाए का मतलब क्या होता है? पड़े होना। और लाई डाउन होता है लेटे होना। ठीक है। अब आप इन सब के पार्टिसिपल की अगर बात करें तो आपको पता है कि ये जो है ये ले होगा, या इसके साथ फिर आपने अगर एस सॉरी यस करना है तो यहाँ पे ये क्या होगा? ये लाए होगा, अगर इसके साथ आपने एस या यस करना है। और ये क्या होगा? ये लाए डाउन हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर आप इनकी नेक्स्ट जो एक इसका एक शेप है, वो एक इसकी फॉर्मेशन है, उसकी आप बात करें तो पहले वाला जो ले होता है ये लेड होता है, LAID, लेड। ठीक है, रखना किसी चीज। और इसका क्या होता है? इसका होता है LAY, ले होता है। ठीक है। और ये जो तीसरा है इसका लेड डाउन होता है, LAY, ले डाउन। सेम इसी तरह फिर आगे आप, लेकिन अब जो आपके काम की है और वो ये है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इनका वो क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका होता है लेइंग, LAYING। अगर इसका LIE वाले का अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो इसका होता है LYING, लाइंग। ठीक है। और ये जो लाई डाउन वाला है इसका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो होता है लाइंग डाउन, लाइंग डाउन। तो आप सबसे पहले ये देखें इन सारे इन इन पार्टिसिपल्स में देखें, इन पार्टिसिपल्स में आप ये देखें कि ये जो वर्ड्स इन्होंने यूज किया हुआ है ये कहीं आता है? इन तीनों में कहीं आ रहा है ये वर्ड? ये वर्ड आ रहा है इनमें? नहीं आ रहा, तो इस वर्ड का यूज ही गलत है। और उसके बाद अगली चीज आप ये देखें कि ये जो है, ये जो मतलब जो सूरज है उसके लेटे होना जो है, वो आप ये तो नहीं है ना कि जो सूरज है उसके नीचे आपने कोई चीज रख दी। कोई इंसान जो है वो सूरज की रोशनी में क्या थे? वो सूरज में लेटे हुए थे। तो ये क्या आएगा? ये यहाँ पे लाइंग डॉन आएगा, ये आएगा। देवर, ये ठीक इस तरह से होगा, देवर। और आगे आप यूज करेंगे लाइंग डाउन, देवर लाइंग डाउन इन द सन। समझ आइए इस बात की आपको? समझ आइए इस बात की आपको कि ये देर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन ऑल, अमंग ऑल थ्री वर्ड्स। एक ले वर्ड होता है LAY, एक लाई वर्ड होता है लाई लाई, और दूसरा होता है लाई डाउन। ये जो ले होता है इसमें आप किसी चीज को रख देने के सेंस में यूज होता है। लाई जो वर्ड होता है ना ये पड़े होने के सेंस में यूज होता है, किसी चीज का किसी सरफेस पे पड़े होना। और लाई डाउन क्या होता है? ये लेटे होने की सेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो चीज थी ये लाई डाउन की सेंस में जा रही थी, वो सूरज की रोशनी में लेटे हुए थे। देवर लाइंग डाउन इन द सन। समझ आइए? नो, नॉट अंडर द सन। अंडर द सन की वो बात ही नहीं कर रहे। इसी चीज में रह के आपने उसको यूज करना था। गॉट माई पॉइंट? चलिए, ओके। उसके बाद अगला एक और कंसेप्ट देखिएगा, और वो था आपका पेपर में आया हुआ, ही विल नॉट कम। ही विल नॉट कम। ठीक है। अनलेस ही इज आस्क्ड टू, सॉरी, ही विल नॉट कम विदाउट, विदाउट ही इज आस्क्ड टू। ही विल नॉट कम विदाउट ही इज आस्क्ड टू। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये जो विदाउट वर्ड है ना, विदाउट वर्ड, विदाउट आपका मॉडर्न इंग्लिश में कभी भी अब यूज नहीं किया जाता। द वर्ड विदाउट इज नॉट यूज इन मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है। क्यों नहीं ये मॉडर्न इंग्लिश में यूज किया जाता? मॉडर्न इंग्लिश में अब इसका जो यूज है इसको इनफॉर्मल यूज समझा जाता है, इनफॉर्मल यूज। जो फॉर्मल यूज है वो क्या है? वो ये है कि आप यहाँ पे किस वर्ड का यूज करेंगे? आप यूज करेंगे विदाउट की जगह पे अनलेस का, अनलेस का। तो आप इधर कैसे लिखेंगे इसको? आप लिखेंगे ही विल नॉट कम अनलेस ही इज आस्क्ड टू। समझ आ गई? अनलेस ही इज आस्क्ड टू। ठीक है। विदाउट भी वैसे कंडीशन के लिए बेटा यूज होता है, लेकिन नाउ विदाउट इज नॉट यूज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में विदाउट वर्ड जो है इसका यूज एक फॉर्मल यूज समझा जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज फॉर्मल यूज, नाउ इट इज नॉट यूज्ड। ठीक है।
चले, उसके बाद एक और चीज थी, और इससे मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना है, ये शायद उस दिन मैंने आपको समझा भी दिया था। जॉन, ठीक है, जॉन एज, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है, जॉन एज वेल एज हैरी बेयर विटनेस टू इट, ये है। अब बहुत सारे ना बच्चे इसको देखेंगे, वो कहेंगे जॉन भी है और हैरी भी है, ये दोनों है ना, तो ये बेयर जो वर्ड है ना, इसका यूज बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस चीज को देख के कि जॉन भी है और हैरी भी है, तो ये जो वर्ड है ना हमारा, ये भाई बिल्कुल ठीक है, और वो आंखें बंद करके कहेंगे कि इसमें कोई मिस्टेक है ही। आपने एक बात याद रखनी है, और वो ये है, कुछ वर्ड्स हैं, जैसे अगर आप लोगों ने पहले दिन जो मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास थी, अगर तो वो क्लास आप लोगों ने ली है तो वेल एंड गुड है, अगर आपने नहीं ली तो आप जाके उसको दोबारा जो है वो सुन लीजिएगा। कुछ आपके वर्ड हैं, अब वो जो वर्ड्स है ना, जैसे वो सारे, मैं वो वर्ड्स सारे इधर लिख तो नहीं सकती, लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा इतने सारे वर्ड्स। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एज वेल एज, ये एज वेल एज, एक तो आप इसको कंसीडर कर लें। एज वेल एज का वर्ड, लाइक का वर्ड, लाइक का वर्ड, अनलाइक का वर्ड, ठीक है, बट का वर्ड, बिसाइड का वर्ड, एक्सेप्ट का वर्ड, ठीक है, एंड नॉट का वर्ड, एंड नॉट, एंड नॉट जो होता है ना, ये के अलावा के सेंस में जाता है, एंड नॉट का वर्ड, ठीक है, विद का वर्ड, फॉर का वर्ड, इन का वर्ड, ऑन का वर्ड, ऑफ का वर्ड, ये जितने भी वर्ड्स मैं आपके सामने बोली, अलोंग विद का वर्ड, टुगेदर विद का वर्ड, ठीक है, इन कंपनी ऑफ का वर्ड, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन टू, ये सारे के सारे जो वर्ड्स मैंने आपके सामने बोले हैं, इनके साथ हमेशा जो सब्जेक्ट होता है, जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो होते हैं ना, इनके बाद जो भी वर्ड आता है, ये सारे प्रेपोजिशन है, इनके बाद जो भी वर्ड आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि ये जो हैरी है ना, ये क्या है, आप लोग कहेंगे कि एज वेल एज, ये जॉन असल में ये आपका सब्जेक्ट है। जॉन क्या है, जॉन आपका सब्जेक्ट है। ये जो हैरी है ये तो एज वेल एज भी प्रेपोजिशन है, और ये जो हैरी है ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं और एडिशन इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, तो अगर जॉन आपका है तो फिर जॉन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बियर्स, बियर्स, जॉन। और उसके बाद आपने एक और चीज, और वो ये कि ये जो जॉन आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे जॉन एज वेल एज हैरी, ठीक है, और आगे आप अपना जुमला जो है वो बियर्स विटनेस टू इट। समझ आ गई? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मिस्टेक था। समझ आ गई? ठीक हो, ठीक। चले जी, अब आपने काम एक करना है, और वो काम ये करना है, मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगी कि आप सब ने पास्ट पेपर्स की एक तो करेक्शंस को अच्छे से कर लें, अगर आप लोग कर सकते हैं तो पास्ट पेपर्स के करेक्शंस को अच्छे से कर लें, या पास्ट पेपर्स की नहीं तो ये जो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, इसको अच्छे से करें, और इसके साथ साथ जो कंजंक्शन है उसको अच्छे से करें। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट अच्छे से करें, कंजंक्शन अच्छे से करें, नरेशन को कर लें, ठीक है, और उसके साथ साथ वॉइस को कर लें, वॉइस को, यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये चार एरियाज को अच्छी तरह कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी करेक्शन जो है पेपर में वो ठीक हो जाएगी। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, और उसके लिए आप बाकी मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे, और फिर जिंदगी रही तो फिर मिलते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। और अगर आप में से, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। जी जी, आमीन आमीन, आप सबके लिए भी। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलें जी, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जी,
और हमारे जो अपकमिंग सेशंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर लें और वो आपको फिर इन्फॉर्म कर देंगे जो भी हमारा अपकमिंग सेशन है। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।